बंद करो बस। अरे यार फंडर आउट हो जाएगा। कहाँ लोगे? वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्पीच ऑर्गन्स के बारे में, और स्पीच ऑर्गन्स में सर ने बताया वोकल ट्रैक के बारे में, वोकल ट्रैक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। और सर अब हमें बता रहे थे कि वोकल फोल्ड्स के बारे में, और स्पेस बिटवीन द वोकल फोल्ड्स इज कॉल्ड ग्लोटिस ही टोल्ड, और किस तरह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है सर ने अभी हमें बताया, और हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं डिस्कशन को। जैसा मैंने अभी बताया था कि वोकल कॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे स्पीच ऑर्गन्स में। वोकल कॉर्ड्स बनते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन्स के फोल्ड्स के द्वारा, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन लैरिंग्स में है। जो दो वोकल कॉर्ड्स में स्पेस है उसको ग्लॉटिस कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स का जो पेयर है ये आगे की तरफ जुड़ा होता है और पीछे की तरफ से खुला होता है, जिसकी वजह से जो ग्लॉटिस की ओपनिंग है वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वी के शेप की होती है। और इसको आप समझ सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा। ऊपर के डायग्राम में ये वोकल कॉर्ड्स हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, जो आगे की तरफ जुड़े होते हैं और पीछे की तरफ खुले होते हैं। तो ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वी शेप के हैं, उल्टा वी। उसके अलावा जो बाकी पार्ट है इसके ऊपर होता है एपिग्लॉटिस, और बाकी जो हैं कुछ कार्टिलेजेस जो हमने पहले जानी थी, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ये पेयर्ड कार्टिलेजेस होती हैं। ये मेम्ब्रेन होती है। इस चित्र को इस तरह से हम इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रियल सिचुएशन में भी देख सकते हैं। यदि गले के रास्ते से इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लेरिंगोस्कोप कहते हैं, वो डालें तो हम वोकल कॉर्ड्स को देख सकते हैं। ऊपर के हिस्से में हमारी जीभ का बेस होता है। तो वोकल कॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनके मूवमेंट से इस जगह में कमी या इंक्रीज हो सकती है, जिसके कारण जो हवा बाहर जा रही है या अंदर आ रही है उसके फ्लो में चेंज आता है, और उससे वॉइस में, स्पीच में मॉड्यूलेशन होता है। स्पीच प्रोडक्शन के बारे में और स्पीच प्रॉब्लम्स के बारे में आगे किसी दिन टेलीकॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन यहाँ संक्षेप में इतना जानना काफ़ी है कि जब वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे के निकट आते हैं, when the vocal cords are pressed together, the passage of air is sealed off and the valve is shut. When we speak, we vibrate the vocal cords in a rhythmic fashion, opening and closing the air passage from the lungs to the oral or nasal cavities. जब हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो ये स्पीच का जो आउटपुट है ये वोकल कॉर्ड्स के आपसी तालमेल के कारण हो पाता है। जो हम कहना चाहते हैं, जितनी इंटेंसिटी के साथ कहना चाहते हैं, जितनी तेज़ी के साथ कहना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं वोकल कॉर्ड्स के एक्शन के द्वारा, जो निर्धारित करते हैं कि कितनी हवा अंदर जानी है, बाहर आनी है, अलग अलग शब्दों के उच्चारण के दौरान। और वोकल कॉर्ड्स के अलावा जो पार्ट प्ले करते हैं वो हमने देखा, जैसे टंग, लिप्स और बाकी पैसेज ऑफ द वोकल ट्रैक्ट। तो जो हवा हमारे बॉडी से बाहर आ रही है वही यूज होती है इन वोकल फोल्ड की वाइब्रेशंस के लिए। हाँ जी, और ये लंग्स ट्रू से हवा वोकल, बाहर आती है और वो वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन कॉज करती है, और कितनी हवा आ रही है, किस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इनसे तय होती हैं। और ये ट्रू वोकल फोल्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स स्पीच प्रोडक्शन में काम नहीं आते हैं। वो दिखते इसके जैसे हैं, बट उनका कोई काम स्पीच प्रोडक्शन में नहीं है। तो अभी जैसा हमने देखा रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या स्ट्रक्चर्स हैं और उन स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन है, स्पीच ऑर्गन्स क्या हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है। अब हम जो और
आज के टॉपिक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और जो टॉपिक्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है उसमें है एनाटमी और फिजियोलॉजी ऑफ च्यूइंग एंड स्वॉलोइंग। च्यूइंग का मतलब भोजन को चबाना। जो हमारा माउथ है, ओरल कैविटी है, दैट इज फॉर्म्ड बाय लिप्स, टीथ, cheeks, hard and soft palate and tongue and its muscles। जो हमारी ओरल कैविटी है वो बनती है हमारे होंठों के द्वारा, जो सबसे आगे की एंटीरियर बाउंड्री बनाते हैं ओरल कैविटी की, हमारे दांतों के द्वारा, हमारे गाल जो साइड वॉल्स बनाते हैं ओरल कैविटी की, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट जो इस ओरल कैविटी की रूफ यानी छत बनाते हैं, और टंग एंड इट्स मसल्स जो इस ओरल कैविटी की फ्लोर बनाते हैं। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं जो मिलकर ओरल कैविटी या माउथ बनाते हैं, और इसका इंपॉर्टेंट काम होता है च्यूइंग एंड स्वॉलोइंग में। इस डायग्राम में हम इन पार्ट्स को देख सकते हैं। ये खुले मुंह का डायग्राम है। इसमें आगे अपर लिप, यहां से लोअर लिप, लिप्स के अंदर दांत, अपर जॉ के और लोअर जॉ के दांत, दांतों के पीछे हार्ड पैलेट और हार्ड पैलेट के पीछे सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट से प्रोजेक्ट करती हुई एक पार्ट जिसको यूविला कहते हैं, ये जीभ जो फ्लोर बनाती है माउथ कैविटी की, और इसके पीछे ओपनिंग ऑफ द माउथ कैविटी, और साइड में चीक्स जो साइड वॉल्स बनाते हैं ओरल कैविटी के। मेनली जो चबाने का काम है वो दांतों का काम है, और च्यूइंग की प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ मैस्टिकेशन भी कहते हैं। टीथ आर द हार्ड स्ट्रक्चर्स। They are designed to cut, tear and grind the food that we have taken into our mouth. The purpose of these movements of cutting, tearing and grinding the food is very important, so that the food that we take into our mouth, this can break down into smaller parts and it is mixed with saliva, and then it is possible to swallow it. How does it happen? That we will be discussing in a short while. जो दांतों का काम है वो जो हम भोजन अपने मुंह में डालते हैं, उस भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना और फिर उनको पीसना और फिर सलाइवा के साथ मिक्स करने के लिए उसको तैयार करना, ताकि वो एक गोल बोलस ऑफ फूड की तरह से बन जाए और उसको हम निगल सकें, और निगल कर वो फूड पाइप में चला जाए और वहां के रास्ते से हमारे स्टमक तक जाए। जब हमारे मुंह में भोजन जाता है तो डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है इमीडिएटली, और जो डाइजेशन की प्रोसेस है, डाइजेशन यानी भोजन का पाचन, डाइजेशन की प्रोसेस को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। आज हम बात करेंगे कुछ पोर्शन मैकेनिकल डाइजेशन के बारे में, जिसमें च्यूइंग और स्वॉलोइंग इंपॉर्टेंट इनिशियल एक्टिविटीज हैं। मैकेनिकल डाइजेशन कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट that bring about change in the physical state of the food that has been taken in। जो हम भोजन अपने मुंह में डालते हैं वो बड़ा टुकड़ा होता है, चाहे वो रोटी का हो, चाहे किसी फल का हो, चाहे सब्जी का हो। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और फिर उसको निगलने लायक बनाना, उसको सलाइवा से मिक्स करना,
ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि बाद में होने वाली केमिकल डाइजेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। तो जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसमें च्यूइंग सबसे पहली एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी की जाती है हमारी माउथ में या ओरल कैविटी में, और मुख्य भाग इस एक्टिविटी में होता है हमारे दांतों का। जो भोजन को काटते हैं, उसको चबाते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं और उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर मिक्स करते हैं हमारे मुंह में निकलने वाली सलाइवा के साथ। जो मैकेनिकल डाइजेशन है वो शुरू होता है जब भी हम मुंह के अंदर कोई खाद्य पदार्थ रखते हैं। जो हमारे मुंह के अंदर खाद्य पदार्थ गया, उसको वहाँ रखने के लिए और दांतों के बीच में ठीक ढंग से रखने के लिए हमारी जीभ और हमारे गाल और हमारे लिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। हमारी टंग की मूवमेंट और लिप्स और चीक्स की मूवमेंट के द्वारा हम भोजन पदार्थ को मुंह के अंदर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। हम एक तरफ के दांतों से उसको दबा सकते हैं, दूसरी तरफ के दांतों से दबा सकते हैं, और ये मुंह के अंदर जो फूड का मूवमेंट है ये हमारी टंग और चीक और लिप्स की एक्शन के द्वारा होता है। जैसा कि हमने जाना कि च्यूइंग का एक काम है भोजन को छोटे छोटे भागों में बांटना, दूसरा मुख्य काम है उसको आपस में मिलाना और उसके साथ सलाइवा को मिलाना, ताकि वो अगली स्टेज जो कि उस भोजन को निगलने की है यानी स्वॉलोइंग की है, उसके लिए भोजन को तैयार किया जा सके। तो हम अब जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को, जो है स्वॉलोइंग। सर, बिफोर गोइंग टू स्वॉलोइंग, मैं आई आस्क यू समथिंग कि च्यूइंग जो है किन केसेस में एबनॉर्मल हो सकती है? जैसा कि हमने देखा है कि च्यूइंग के लिए मेन चीज जो चाहिए वो है दांत। यदि दांत ना हो या दांत कमजोर हो तो उनसे भोजन को चबाने में दिक्कत आती है। ओल्ड एज में अक्सर दांत गिर जाते हैं और कभी लोगों को आर्टिफिशियल डेंचर्स लगाने पड़ते हैं, ताकि दांतों का जो काम है, अगर नेचुरल दांत नहीं है तो आर्टिफिशियल दांत से वो किया जा सके। उसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स डेवलपमेंटल होती हैं जो च्यूइंग की प्रोसेस को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे हमने देखा कि भोजन ओरल कैविटी में ठीक रहे उसके लिए पैलेट जो है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, वो ओरल कैविटी की छत बनाते हैं, रूफ बनाते हैं। और यदि डेवलपमेंटल प्रॉब्लम की वजह से क्लेफ्ट पैलेट हो, इस पैलेट में छेद हो या कोई और डिफेक्ट हो, तो कभी कभी रिगर्जिटेशन हो जाता है फूड का इनटू द नेजल कैविटी। इसके अलावा कई बार फूड पाइप से भी भोजन वापस मुंह में आ सकता है। कई इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ स्पास्टिक बच्चों में जीभ और गाल और लिप्स की मसल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन अफेक्ट हो जाता है, उसके कारण भी च्यूइंग की प्रक्रिया में असर पड़ता है। कई बार देखा गया है कि स्पास्टिक बच्चे मुंह के अंदर भोजन को बहुत देर तक रखते हैं, वो उसको चबाते बहुत धीरे धीरे हैं या ठीक ढंग से नहीं चबा पाते और उसको ठीक ढंग से निगल भी नहीं पाते। तो इन सारी प्रोसेस को, च्यूइंग की हो या स्वॉलोइंग की हो, सुचारू ढंग से करने के लिए न सिर्फ इन अंगों का ठीक होना ज़रूरी है, बल्कि उनका आपस में एक तालमेल के द्वारा काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और यदि अंग ये बिगड़े हुए हों या इनका तालमेल ठीक ना हो तो उससे च्यूइंग की प्रोसेस और स्वॉलोइंग की प्रोसेस पे असर पड़ता है। और अगर च्यूइंग ठीक से ना की गई हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर होता है उसका? डाइजेस्टिव प्रोसेस जब शुरू होती है हमारी ओरल कैविटी में, उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि सलाइवा अच्छे ढंग से भोजन के साथ मिक्सअप हो जाए, ताकि जो केमिकल डाइजेशन की प्रोसेस है वो सुचारू ढंग से शुरू हो सके। और अगर च्यूइंग की प्रोसेस ठीक नहीं होगी, भोजन ठीक से नहीं छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा होगा, उसके साथ सलाइवा ठीक ढंग से नहीं मिक्स हुई होगी, तो वो प्रोसेस पर भी असर पड़ेगा, डाइजेशन पर।
तो सर अभी च्यूइंग के बारे में बात कर रहे थे, आप भी सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा नंबर है 26511611 या 26511613। आप हमें फैक्स भी कर सकते हैं, हमारा फैक्स नंबर है 26511609। तो प्रश्न पूछने के लिए फ़ोन कीजिए। अब हम स्वॉलोइंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। स्वॉलोइंग के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, स्वॉलोइंग, जब हम भोजन मुंह में लेते हैं, उसको चबाते हैं, तो उसके बाद हम उसे निगलते हैं। तो ये भोजन को निगलने की प्रक्रिया जो है, ये स्वॉलोइंग कहलाती है और इसको मेडिकल लैंग्वेज में डिग्लूटिशन भी कहते हैं। ये देखने में बहुत सरल प्रक्रिया लगती है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, इम्पॉर्टेंट एक्शन है। और इसमें जो मुंह के अंदर फूड का बोलस बना है, उसको स्टमक तक पहुंचाना है स्वॉलोइंग के द्वारा। इफ यू कुड टेल देम व्हाट इज बोलस। बोलस बेसिकली भोजन का वो शेप है जो एक गोलाकार शेप हो जाती है। जब हम रोटी का टुकड़ा खाते हैं या फल का टुकड़ा खाते हैं या चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, उसको चबाने के बाद जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है और वो छोटे छोटे टुकड़े जब आपस में मिलते हैं और उनमें फिर सलाइवा जब मिलती है, तो वो सब इकट्ठे होकर एक गोल आकृति बन जाती है, छोटे अंडे नुमा। उसको फूड बोलस कहते हैं। वो ज़रूरी इसलिए होता है ताकि उसको निगलने में आसानी हो। जो स्वॉलोइंग की स्टेज है, उसको आसानी से समझने के लिए 3 भागों में बांटा जा सकता है: ओरल स्टेज, फेरिंजियल स्टेज और ईसोफेजियल स्टेज। ओरल स्टेज जैसे नाम से ही स्पष्ट है, यानी वो स्वॉलोइंग की स्टेज जिसमें भोजन का पदार्थ मुंह से ओरोफेरिंक्स तक जाता है। फेरिंजियल स्टेज स्वॉलोइंग की वो स्टेज है जिसमें भोजन का पदार्थ ओरोफेरिंक्स से ईसोफेगस यानी फूड पाइप तक जाता है। और ईसोफेजियल स्टेज, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वॉलोइंग की वो स्टेज है जिसमें भोजन का पदार्थ ईसोफेगस से स्टमक में जाता है। स्टमक एक बड़ी थैली है जो हमारे डायफ्राम के नीचे हमारे पेट में स्थित होती है और हमारे मुंह से स्टमक का कनेक्शन होता है ईसोफेगस यानी फूड पाइप के द्वारा। अब हम इन अलग अलग स्टेजेस को समझने की कोशिश करते हैं जो स्वॉलोइंग की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होती हैं। स्वॉलोइंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके लिए ज़रूरी होता है बहुत सारी मसल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन और मसल्स के अलावा और स्ट्रक्चर्स का भी आपस में कोऑर्डिनेशन। न सिर्फ ये एक्शन बड़ा स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड तरीके से होना चाहिए, बल्कि इसे बहुत जल्दी भी होना होता है, क्योंकि जब हम स्वॉलो करते हैं तब रेस्पिरेशन थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। हम दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं कर पाते। अगर ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो जो फूड का बोलस है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में या ट्रेकिया में जा सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। कभी अचानक अगर कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में कोई चीज़ चली जाती है तो फौरन खांसी आती है और इस खांसी के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। That is why people say don't speak while eating. Yes, it is not easy because when you are eating and swallowing, it is a coordinated movement और उस वक़्त ये बहुत जल्दी होनी होती है। इसमें 1 से 3 सेकंड के करीब लगता है और उस देर के लिए रेस्पिरेशन रुक जाता है हर स्वॉलोइंग की मूवमेंट के दौरान। जो ओरल स्टेज है, जो कि पहली स्टेज है स्वॉलोइंग की, ये वॉलंटरी स्टेज है, यानी ये हमारे नियंत्रण में होती है। हम किस तरफ अपनी जीभ की मूवमेंट से फूड पार्टिकल को ले जाते हैं, लिप्स को क्लोज करते हैं कि ओपन करते हैं माउथ को, जॉज को क्लेंच करते हैं, दांतों से दबाते हैं या ढीला करते हैं, गालों को फुलाते हैं या पिचकाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे अपने नियंत्रण में हैं और ये वॉलंटरी प्रोसेस है। ओरल स्टेज जो है, हम जितनी देर चाहें भोजन के पदार्थ को अपने मुंह में अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसमें जो है
वो फूड बोलस को जो हमने स्वॉलो करना है, इसके लिए स्वॉलोइंग के लिए ज़रूरी होता है ओरल स्टेज के लिए जीभ का एक्शन. Oral stage involves the formation of the food bolus to be swallowed on a depression or groove in the middle of the tongue. जो हमारी जीभ का बीच का हिस्सा है वो थोड़ा सा डिप्रेशन और ग्रूव नुमा हो जाता है और उस पे फूड का बोलस आता है और इस स्टेज पर बोलस को प्रेस किया जाता है पैलेट के साथ जीभ के द्वारा और फिर उसको पीछे की तरफ ओरोफेरिंग्स में डाल दिया जाता है. उससे बाद शुरू होता है नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग जो इनवॉलंटरी है और ये फेरेंजियल स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग है. दूसरी और तीसरी स्टेज स्वॉलोइंग की यानी फेरेंजियल और इसोफेजियल स्टेज जो है ये हमारे अपने नियंत्रण में नहीं रहती हैं कि हम अपनी मर्जी से रोक सकें फूड बोलस को फेरिंग्स के या इसोफेगस के किसी भी पोर्शन में. फेरिंग्स से इसोफेगस में भोजन के पदार्थ को भेजने के लिए जो उस हिस्से में कुछ ओपनिंग्स हैं जिनमें 3 ओपनिंग्स बहुत प्रमुख हैं उनका बंद होना बहुत ज़रूरी होता है और ये ओपनिंग्स हैं माउथ, नेजोफेरिंग्स और लैरिंग्स. और जैसा अभी हमने देखा कि अगर लैरिंग्स में फूड बोलस जाने की कोशिश करे तो तुरंत खांसी आ जाती है और यदि नेजोफेरिंग्स में चला जाए तो नाक में बहुत इरिटेशन होती है और मुंह में अगर चला जाए तो वो वापिस आ जाता है. तो ये तीनों ओपनिंग्स का क्लोज होना और फूड बोलस का फेरिंग्स से ईसोफेगस में जाना ये फेरिंजियल स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग के पार्ट होते हैं. जो प्रेजेंस है फूड बोलस की ये सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है हमारे माउथ में और फेरिंग्स में और इससे रिफ्लेक्स एक्शंस शुरू हो जाते हैं, रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं हमारी फेरिंजियल मसल्स के जो इस फूड बोलस को निश्चित दिशा में नीचे की ओर इसोफेगस की ओर भेजते हैं. ये फेरिंजियल मसल्स का एक्शन बड़ा नियमित और कंट्रोल्ड तरीके से होता है और ये फूड बोलस को इसोफेगस की तरफ भेजता है और जब फूड बोलस इसोफेगस में आता है तो इसोफेजियल स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग शुरू होती है. इन स्टेजेस ऑफ स्वॉलोइंग को हम डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं. ऊपर के डायग्राम में ओरल स्टेज को दिखाया गया है और जैसा हमने बताया था कि फूड का बोलस जो है ये जीभ के बीच के हिस्से के डिप्रेशन पर आ जाता है और फिर जब जीभ हार्ड पैलेट के अगेंस्ट प्रेस करती है तो फूड का बोलस पीछे फेरिंग्स में चला जाता है. यहाँ पर ओरल स्टेज समाप्त हो जाती है. जब फेरिंग्स में फूड का बोलस आ जाता है तो फेरिंजियल स्टेज स्वॉलोइंग की शुरू होती है और इस स्टेज में जैसा हमने अभी जाना था कि 3 ओपनिंग्स बंद हो जाती हैं और फेरिंजियल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा फूड का बोलस ईसोफेगस की ओर जाता है और ईसोफेजियल स्टेज जब शुरू होती है जब फूड का बोलस ईसोफेगस में यानी फूड पाइप में आता है तो ईसोफेगस में जो मसल्स हैं स्मूथ मसल्स उनके कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा वो नीचे की ओर स्टमक की ओर चला जाता है. तो ये जो फेरिंजियल स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग है और ईसोफेजियल स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग है ये इनवॉलंटरी होती है, ये हमारे अपने नियंत्रण में नहीं रहती है और हम इसे अपनी मन मर्जी से रोक नहीं सकते. लेकिन जो पहली स्टेज ऑफ स्वॉलोइंग है ओरल स्टेज ये हमारे अपने नियंत्रण में होती है जिसे हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये तीनों स्टेजेस हमें समझने में मदद करती हैं कि हम जब भोजन को अपने मुंह में डालते हैं और उसे चबाते हैं तो वो कैसे निगला जाता है. That means that for chewing as well as for swallowing, tongue is a very, very important part. Tongue is very important part. It is very important for chewing, swallowing as well as for speech production and it is a very important sense organ for the sense of taste. Okay. Or main swallowing starts with the propulsion of bolus towards the pharynx. And the process of swallowing starts when the bolus is in the mouth itself and then it gets prepared for propulsion into the pharynx. As soon as you put some food particle in your mouth, the process starts. The process of digestion also starts, the process of chewing starts, the process of swallowing also starts. Okay.
And so can you throw some light on drooling? Why does this drooling occurs and what effects it would have on your chewing, swallowing? In our mouth, there are openings of different salivary glands. Salivary glands produce saliva. There is a normal amount of saliva that is being produced when we are eating, chewing, then the saliva production increases so that saliva can get mixed with the food. The food becomes soft and it does not remain hard, and then it is easy to swallow. Normally the saliva that is being produced, it keeps flowing down through the pharynx into our esophagus. However, there are certain situations, कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनमें ये नीचे ईसोफेगस में पूरी न जाके कुछ मात्रा में हमारे मुंह से बाहर भी आती है, और उस स्थिति को कहते हैं ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, जब वो हमारे मुंह के एंगल से बाहर टपकने लगती है। ऐसा कुछ कारणों से होता है, जिनमें कुछ बच्चों में जिनमें सेरेब्रल पॉल्सी स्पास्टिक टाइप की होती है, उनके मुंह की मसल्स का कोऑर्डिनेशन ठीक ना होने के कारण वो सलाइवा पीछे की ओर ईसोफेगस की ओर न जाकर मुंह में काफ़ी मात्रा में इकट्ठी हो जाती है और कुछ बाहर निकलती है। इसको ड्रोलिंग ऑफ सलाइवा कहते हैं, और ये एक दिक्कत का कारण बन सकती है। बार बार मुंह को पोंछना दिक्कत का कारण हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, और भोजन भी ठीक प्रकार से चबाया नहीं जा पाता है, और उसको निगलने में भी दिक्कत होती है अगर वो बहुत देर तक मुंह में इकट्ठा हो, या मुंह में सलाइवा बहुत मात्रा में अगर इकट्ठी रहे तो। So there are two reasons. If there is excessive secretion of saliva, drooling can occur, and second, if there is weak muscles of the oral cavity, then saliva. Weak muscles in the condition which is called facial palsy, when one half of the face is paralyzed, or in certain other conditions when the muscles may not be weak but they are not working in a coordinated manner. So drooling of saliva can happen in either of these conditions. Sometimes there is paralysis of one half of our body, that is called stroke and hemiplegia. In that condition also there may be drooling of saliva, because half of the face is paralyzed. So the person is not able to chew properly from the paralyzed side. There is difficulty in swallowing, and there may be drooling of saliva from the angle of the mouth on the paralyzed side. सर कुछ केसेस ऐसे भी देखे जाते हैं जिनमें दे च्यू, खाना चबा लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, बट इट कम्स आउट ऑफ द नोज, और देयर इज गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स उनमें कई बार देखा जाता है कि खाना बार बार उस चीज को कहते हैं रिगर्जिटेशन ऑफ द फूड। कई बार जब हिचकी आती है तब भी खाना स्टमक से फूड पाइप में आ सकता है, और उसके बाद वो मुंह से बाहर आ सकता है। वोमिटिंग की एक प्रक्रिया होती है जिसमें खाना स्टमक से बाहर आ जाता है, मुंह के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं, लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिचुएशन में खाना मुंह से फूड पाइप में और फूड पाइप से स्टमक में जाता है, और उसके बाद इंटेस्टाइन्स के अलग पोर्शंस में। तो इस प्रकार सुचारू रूप से डाइजेस्टिव प्रोसेस जारी रहती है। अगर आप भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर से। हमने अभी तक स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात किया, मस्कुलर सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में भी बात किया सर के साथ, और आज हमने बात किया है हमारा स्पीच ऑर्गन्स के बारे में, चूइंग के बारे में, स्वॉलोइंग के बारे में। अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल कीजिए 26511611 पे, या फिर 26511613 पे। आप हमें फैक्स भी कर सकते हैं at 26511609। सर थोड़ा सा हम कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के बारे में अगर बात करें कि एक एस्फिक्सिया बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखा जाता है एज सुन एज द चाइल्ड इज बोर्न, कि कुछ ब्लूनेस हो जाती है बच्चों में, वो क्या कारण हो सकता है उनका? एस्फिक्सिया का मतलब होता है हवा का अंदर हमारे फेफड़ों तक न जा पाना। इसके कई कारण होते हैं। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से पहले वो माँ के यूट्रस में एक लिक्विड फिल्ड स्पेस में होता है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। जो एमनियोटिक फ्लूइड है, कई बार बच्चा अगर एस्पिरेट कर ले
यानी वो एमनियोटिक फ्लूइड उसके अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में चला जाए, तो वो एस्फिक्सिया का एक कारण हो सकता है। कई बार गलती से फॉरेन बॉडी हमारे अपर रेस्पिरेटरी पैसेज में चली जाती है, जिसके कारण एस्फिक्सिया हो जाता है, यानी जो ट्रेकिया है वो ब्लॉक हो जाती है फॉरेन बॉडी से और हवा अंदर लंग्स तक नहीं जा पाती है। कई बार डूबने वाली स्थिति में ऐसा होता है, व्यक्ति जब पानी में डूबता है तब एस्फिक्सिया हो जाता है, या गले को बाहर से अगर दबाया जाए तब भी हवा हमारे ट्रेकिया के थ्रू लंग्स तक नहीं पहुंच सकती, तो वो भी एक एस्फिक्सिया का कारण हो सकता है। यदि किसी के नाक को बहुत देर तक दबाया जाए और उसका मुंह भी बंद रखा जाए तो वो एस्फिक्सिया की स्थिति पैदा करता है। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग कारण हैं जिससे हवा हमारे लंग्स में नहीं जा पाती है, और इस स्थिति को कहते हैं एस्फिक्सिया। तो अगर basically इसको तुरंत ना रिलीव किया जाए तो ये मृत्यु का कारण बन सकता है। तो हवा हमारे लंग्स तक नहीं पहुंच पाती, बस इस कंडीशन को एस्फिक्सिया कहा जी। जाता है। सर, बर्थ क्राई के बारे में बहुत बात की जाती है कि कोई भी पेशेंट आता है तो हम बर्थ क्राई के बारे में ज़रूर बात करते हैं कि जब बच्चा पैदा होते ही रोया था या नहीं रोया था, इसका भी कुछ कोरिलेशन है इस रेस्पिरेशन से? ऐसा है कि बहुत बार ये देखा गया है कि सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे, पहले ये माना जाता था कि उनमें ब्रेन डैमेज हुई है अगर वो बच्चा देर से रोया जन्म के बाद, क्योंकि पहली क्राई के साथ हवा हमारे लंग्स के अंदर जाती है और उससे लंग्स एक्सपेंड करते हैं और उसके बाद सुचारू रूप से ब्रीदिंग की प्रक्रिया शुरू रहती है जो जीवन भर चलती रहती है। यदि किसी कारण से जन्म के बाद ऑक्सीजन या हवा हमारे लंग्स में देर से पहुंचे तो हमारे शरीर के बाकी भागों को भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो है ब्रेन। ऑक्सीजन के अभाव में ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो पहले ये माना जाता था कि देर से रोने की वजह से बच्चे को ब्रेन में ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिली और उसके कारण ब्रेन डैमेज हो गया। लेकिन बाद में डिटेल में स्टडी करने पर यह पाया गया कि अक्सर बच्चे जो सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रस्त हैं उनके ब्रेन का डेवलपमेंट जन्म से पहले ही सुचारू रूप से नहीं हुआ था, और इसके कारण जो जन्म के बाद पहला सांस लेना है, जो फर्स्ट क्राई है, उसका इनिशिएशन ही देर से हुआ है। तो ये आजकल स्पष्ट हो गया है कि ब्रेन डैमेज यूट्रस के अंदर ही हो चुका था और उसकी वजह से पहली जो सांस लेनी थी, जो फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी है, वो जन्म के तुरंत बाद ना शुरू होके कई सेकंड या कुछ मिनट के बाद शुरू हुई, जिसके कारण बच्चे को एस्फिक्सिया हुआ और उस एस्फिक्सिया की वजह से ब्रेन में फर्दर डैमेज हुई। तो इस डिले से सिर्फ सेरेब्रल पैल्सी ही नहीं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विजन का भी लॉस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ पे ब्रेन की ऑक्सीजन हुआ की है। सप्लाई कम हुई है। ओके, अगर आप भी सर से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल कीजिए 26511611 पे या फिर 26511613 पे। आप हमें फैक्स भी कर सकते हैं at 26511609 पे। तो आज सर ने हमें बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे अगर फिर से हमें थोड़ा सा समराइज कर सके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। सर कुड यू प्लीज समराइज? कुछ दर्शक जिन्होंने अगर देर से प्रोग्राम देखना शुरू किया हो या कोई चीज़ उन्हें ना समझ आई हो, उनकी जानकारी के लिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और बाकी टॉपिक जो आज के प्रेजेंटेशन के हैं उनके बारे में जो हमने अभी बात की, उसके बारे में थोड़ा सा हम फिर से चर्चा कर सकते हैं। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका मेन फंक्शन होता है एयर को डिस्ट्रीब्यूट करना, गैस का एक्सचेंज करना, ताकि जगह जगह हमारे शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंच सके और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सके। उसके अलावा रेस्पिरेटरी फंक्शन के कुछ और भी कार्य होते हैं जो उसके अलग अलग अंग काम करते हैं। जो कार्य और होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ अंगों के द्वारा, उनमें है जो हमारे शरीर के अंदर हवा जा रही है उसको फिल्टर करना, उसको वार्म करना,
उसको ह्यूमिडिफाई करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट काम होते हैं। और जो हम बोलते हैं स्पीच का प्रोडक्शन, ये भी रेस्पिरेटरी फंक्शन के ही कुछ अंगों के योगदान के द्वारा हो पाता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक पार्ट है नोज़, और नाक के कैविटी के ऊपरी हिस्से में स्पेशल सेल्स होती हैं जो सेंस ऑफ स्मेल में काम आती हैं। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के द्वारा हमारे शरीर में रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। हमने कुछ चित्रों के द्वारा अलग अलग पोर्शंस रेस्पिरेटरी सिस्टम के जाने। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये दो मेन भाग हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं हमारे नेजल कैविटी, फेरिंक्स और लैरिंक्स। और फेरिंक्स के 3 भाग हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंगोफेरिंक्स, ऊपर से नीचे की ओर। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के नीचे। एक्सक्यूज मी सर, वी हैव अ कॉल हियर। कहाँ से फोन है? मिर्जापुर से वी हैव अ कॉल। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। मैं प्रदीप सिंह मिर्जापुर शाम उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, बोलिए। सर से जानना चाहते हैं कि अभी जो बताए, जो बच्चा पैदा हुआ और उस टाइम रोया नहीं, तो उसके लिए क्या मतलब है? जो रोया नहीं तो बाद में जो उसके मानसिक में विकास नहीं हुआ, तो वो कैसे इलाज किया जाए और कैसे फिर कहाँ दिखाया जाए कि बच्चा ठीक हो जाए? ठीक है, प्रदीप सिंह जी का फोन है मिर्जापुर से। वो पूछना चाहते हैं कि जिस बच्चे का क्राई डिले हुआ है और उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है, अब वंस इट इज डैमेज्ड, अब क्या किया जा सकता है और उसको किस तरह का ट्रीटमेंट या कहाँ लेके जाया जा सकता है, कहाँ रेफर हो सकता है इस तरह का पेशेंट? सबसे पहले तो उस बच्चे की तुरंत विस्तार से जांच होनी चाहिए, जिससे पता चले कि उस चीज़ का उसके शरीर के किस किस भाग पर कितना असर हुआ है। ये जांच एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या जनरल फिजिशियन के द्वारा भी हो सकती है। एक बार ये तय होने के बाद कि उस बच्चे को क्या हुआ है, क्या ये सेरिब्रल पल्सी है या कुछ और है, उस डिटेल्ड इवैल्यूएशन के आधार पर आगे का ट्रीटमेंट प्रोग्राम शुरू होता है। कई बार अनफॉर्चुनेटली जो असर होता है ब्रेन के ऊपर, वो पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं होता है। इस स्थिति में रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी हो जाती है, मेडिकल रिहेबिलिटेशन। और जितना जल्दी मेडिकल रिहेबिलिटेशन इंटरवेंशन हो, उसका उतना ही अधिक लाभ होता है। छोटे बच्चों में अर्ली स्टिमुलेशन बहुत ज़रूरी है, और अगर टेंडेंसी हो कुछ डिफॉर्मिटीज़ के डेवलप होने की, हाथों पैरों की मसल्स में अकड़न के कारण, तो उनको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। यदि शुरू से ही इस ओर ध्यान दिया जाता है तो आगे होने वाली कई दिक्कतों से बचा जा सकता है। कई बार इस प्रकार का असर देखा गया है बच्चों पर कि वो समय पर अपने माइलस्टोन्स नहीं अचीव कर पाते हैं। तो इन माइलस्टोन्स को अचीव करने में मदद करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो किसी विशाल रिहेबिलिटेशन सेंटर में ये सर्विसेज उपलब्ध हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे की जांच कराई जाए, ये पता लगाया जाए कि उस बर्थ एस्फिक्सिया का कितना असर कहाँ तक हुआ है। अगर ज़रूरी हो तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और इस जानकारी के आधार पर प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोग्राम तय होता है, जिसमें रिहेबिलिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इस बच्चे के लिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना ठीक रहेगा या किसी बच्चों के जो विशेष एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, लेकिन देश में बहुत सारी जगहों पर इनकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। केवल बड़े बड़े टर्शरी केयर सेंटर्स में ही इनकी सुविधा उपलब्ध है। तो एक पीडियाट्रिशियन भी पूरी तरह सक्षम होता है ऐसे बच्चे को
जांच करने के लिए, तो बिना ज़्यादा देर किए बच्चे के डॉक्टरों को दिखाया जाए और वो जांच करके बताएंगे कि इस बच्चे को क्या है और उसका शरीर के किस भाग पर कितना असर है। सर, ये कई बार रिवर्सिबल भी हो सकता है कि एक बार डैमेज हुआ ब्रेन लेकिन बाद में ये ठीक हो गया, ये भी कुछ पॉसिबिलिटी है? तरह की ब्रेन डैमेज रिवर्सिबल होती है यदि उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए और अर्ली इंटरवेंशन हो, लेकिन कई बार ये डैमेज परमानेंट होती है और इरिवर्सिबल होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनमें मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। जो हम चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं वो हैं डिफॉर्मिटीज़ या सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स जो प्राइमरी प्रॉब्लम है उसके। तो कोशिश पूरी होनी चाहिए कि अगर प्राइमरी प्रॉब्लम रिवर्सिबल हो तो उसका पूरा प्रयास किया जाए, अगर वो पूरी तरह से रिवर्सिबल नहीं है तो जो सेकेंडरी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं उनको प्रिवेंट किया जाए जितना हो सके। तो आई होप प्रदीप जी को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया है कि किसी भी बच्चे के डॉक्टर को जाके पहले ठीक से दिखाइए और जब जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा कि आगे किसको रेफर करना है, आगे उनको कहाँ जाना है। तो वो एक बार बच्चों के डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो हम डिस्कस कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, वही हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटा जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मेनली हमारी थोरेसिक कैविटी में होता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसके ऊपर हमारे नाक और गले में। ट्रेकिया और उसकी जो फर्दर ब्रांचेस हैं वो और लंग्स और थोरेस कैविटी, ये सब मिलकर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाते हैं। और इस चित्र में हम देख रहे हैं जो बंच ऑफ ग्रेप्स के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जो एल्वियोलर सैक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जो टर्मिनल पार्ट्स हैं। और यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ऑक्सीजन हमारे लंग्स से ब्लड में आती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने देखा था कि नोज से शुरू होके और बाकी अलग अलग पार्ट्स अपना अलग अलग कार्य करते हैं। नाक का काम होता है हवा को फिल्टर करना, हवा को अंदर जाने देना, और नाक की कैविटी के ऊपरी हिस्से में होती हैं कुछ स्पेशल सेल्स जो सेंस ऑफ स्मेल के काम आती हैं। नाक के अंदर ही हवा के तापमान थोड़ा सा परिवर्तित होता है, तापमान बढ़ता है और हवा ह्यूमिडिफाई होती है। सर, कल हम डिस्कस कर रहे थे नोज एंड देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन नोज एंड सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट। जी, ये क्या इनमें कोई रिलेशन है? थोड़ा इस पे। ऐसा है कि जो टेस्ट के जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारी सिर्फ जीभ तक ही सीमित नहीं होते, वो हमारी माउथ की कैविटी में भी होते हैं, हमारी फेरिंग्स में भी होते हैं। और जो सेंस ऑफ स्मेल है ये नाक की छत के ऊपरी हिस्से में होती है। तो ऐसा देखा गया है कि कई बार जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है तो टेस्ट भी बदल जाता है, हमें टेस्ट का पूरा पता नहीं चलता और सेंस ऑफ स्मेल पे भी असर पड़ता है। तो कल जब हमने चर्चा की थी तो ये बेसिक पर्पस था कि जो हमारी नोज़ और ओरल कैविटी है इनका आपस में कई चीज़ों में संबंध रहता है जो रेस्पिरेशन में, डाइजेशन में और डिफरेंट सेंसेशंस में काम आता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम बात कर रहे थे, जब व्हेन वी टॉक्ड अबाउट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम वी डिस्कस्ड इट इज नेजल कैविटी, इट इज फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, बट देयर आर सम माउथ ब्रीदर्स। ठीक है, जो लोग मुंह से सांस लेते हैं, क्या माउथ को भी हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड करेंगे उन केसेस के लिए? नॉर्मल रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो है वो हमारे नाक के द्वारा किया जाता है और वही स्वस्थ तरीका है सांस लेने और सांस छोड़ने का। मुंह का जो काम है वो अलग है, वो है भोजन चबाने में, भोजन को निगलने में, बोलने में, इन कार्यों में। लेकिन अगर किसी कारण से नाक बंद हो, जैसे कई बच्चों में या किसी बड़े में भी कुछ पॉलिप्स होते हैं जो नाक नेज़ल कैविटी को ब्लॉक करते हैं, या नेज़ल सेप्टम बहुत ज़्यादा डेविएटेड होता है जो हवा को आराम से नाक के द्वारा अंदर नहीं जाने देता, तो ऐसे लोग नाक बंद होने के कारण
मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं जारी रहना चाहिए और नाक के बंद होने की जो कारण है उसका जांच और उसका उपचार होना ज़रूरी है, क्योंकि जो काम नाक का है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित, वो सारा कार्य मुंह नहीं कर सकता। मुंह से सिर्फ एक ओपनिंग मिल सकती है जो हवा के अंदर जाने और छोड़ने के लिए है, लेकिन मुंह से फिल्ट्रेशन ऑफ एयर नहीं हो सकता, और कुछ जो कंपोनेंट्स हैं रेस्पिरेशन के वो नाक से ही बेहतर होते हैं। और सर रेस्पिरेटरी सिस्टम का नॉर्मल ना होना, अगर किसी को ब्रोंकाइटिस या कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो उसका स्पीच पर भी कुछ असर हो सकता है? हाँ, हो सकता है, और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब किसी को ज़ुकाम होता है तो उसकी आवाज़ भी थोड़ी सी बदल जाती है, उसमें एक नेज़ल टोन सी आ जाती है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसके इन्फेक्शंस में आवाज़ भी बदल जाती है। और जो लोग कुछ और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से संबंधित ग्रस्त होते हैं, जैसे किसी को ब्रोंकियल अस्थमा हो, एम्फाइसीमा हो, तो उनमें भी सांस लेने में दिक्कत के अलावा ज़्यादा देर बोलने में थकावट भी महसूस होती है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, दे बिकम हार्ड ऑफ ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग वो होती है। तो ये रेस्पिरेटरी बीमारी ब्रेथलेसनेस दे हैव, और इस वजह से वो ज़्यादा कंटिन्यू बात नहीं कर पाते ज़्यादा हैं, समय थक जाते हैं जल्दी, क्योंकि उनको बोलने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है, जल्दी वो थक जाते हैं। एंड दे समटाइम्स गेट फ्लुएंसी प्रॉब्लम्स आल्सो। फ्लुएंसी प्रॉब्लम्स के कई और कारण भी होते हैं, लेकिन कई बार रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हमारी स्पीच को अफेक्ट कर सकते हैं, जिनमें फ्लुएंसी ऑफ स्पीच पे भी असर पड़ सकता है। बेसिकली टोन को, स्पीच में टोन को ये ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ओके, एंड साइनस का क्या रोल है सर, थोड़ा सा वो बताएंगे? बिकॉज देर आर पीपल हु गेट साइनसाइटिस, और उसका भी कोई हम रोल बता सकते हैं व्हेन वी आर डिस्कसिंग नोज? कल जैसे हमने देखा था, जब हम विस्तार से कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, और स्केलेटल सिस्टम में भी हमने थोड़ा सा जाना था कि हमारे फेस में बहुत सारी बोन्स हैं, हमारे नाक के आसपास कुछ बोन्स के अंदर स्पेसेस हैं, ओपन स्पेसेस हैं, जिनको साइनसेस कहते हैं। ये बोन्स को थोड़ा हल्का करते हैं, और इनके अंदर एक लाइनिंग होती है जो तरल पदार्थ प्रोड्यूस करती है। कई बार इन्फेक्शंस के कारण इस साइनस में जो अंदर मेम्ब्रेन है उसमें सूजन आ जाती है, और वो सिक्रीशन ज़्यादा मात्रा में बनाने लगते हैं, जो बहुत देर तक इकट्ठा हो जाता है। हमारे माथे के बीच के हिस्से में भी कुछ साइनसेस होती हैं, जिनको फ्रंटल साइनस कहते हैं। हमारी आँखों के नीचे गाल वाले हिस्से में भी कुछ साइनसेस होती हैं, जिनको मैक्सिलरी साइनसेस कहते हैं। और भी कई साइनसेस हैं, लेकिन मुख्यतः फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनसेस में इन्फेक्शन हो सकता है, और ये आमतौर पर वायरसेस के द्वारा होता है। इसको अगर ज़्यादा नेग्लेक्ट किया जाए या ये बार बार होता रहे तो ये बहुत दिक्कत का कारण हो जाता है, और इसको तुरंत उपचार कराना चाहिए। सर स्पास्टिक या सेरेब्रल पैल्सी बच्चों में कई बार देखा जाता है, उनकी भी वॉइस क्वालिटी इज़ नॉट नॉर्मल। हालांकि जो स्ट्रक्चर अगर हम देखें कि अगर उनकी ओरल कैविटी भी देखें तो कई बार ऐसा होता है कि ओरल कैविटी में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी जो वॉइस क्वालिटी है, इवन दो लैरिंग्स इज आल्सो नॉर्मल, तो वॉइस क्वालिटी पे उनका कुछ असर होता है। वो क्या कारण हो सकता है उसका? हमारे शरीर के किसी भी अंग को ठीक प्रकार कार्य करने के लिए न सिर्फ वो देखने में ठीक लगना चाहिए, बल्कि उसके जो भिन्न भिन्न और पार्ट्स हैं वो आपस में भी ठीक ढंग से तालमेल से काम करें। जैसा अभी आपने कहा सेरेब्रल पॉल्सी के कुछ बच्चों में दिक्कत होती है, तो इसमें देखने में अगर ओरल कैविटी ठीक लगती है तो उसमें आपस में मसल्स में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है। जो टंग की मसल्स हैं, जो चीक की मसल्स हैं, जो फेरिंग्स की मसल्स हैं, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण उनकी भोजन को चबाने की, स्वॉलो करने की या बोलने की जो प्रक्रिया है उस पर असर पड़ सकता है। तो किसी भी शरीर के अंग का ठीक दिखना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, ये भी जानना ज़रूरी है कि वो ठीक दिखने के अलावा क्या ठीक प्रकार कार्य भी कर रहा है कि नहीं। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में दिक्कत हो या किसी फंक्शन में दिक्कत हो तो उन दोनों स्थितियों में दिक्कत आ सकती है।
सर एक प्रश्न आया हमारे पास, इस्नोफीलिया क्या है और किस वजह से हो सकता है? हमारे ब्लड में कई प्रकार की सेल्स होती हैं जिनको मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है। एक ग्रुप होता है रेड ब्लड सेल्स का, जो हीमोग्लोबिन अपने अंदर रखती हैं, जिसके द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के एक भाग से दूसरे भाग आती जाती रहती है। दूसरे मुख्य प्रकार के सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 5 अलग अलग प्रकार के, जिनमें से एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल इओसिनोफिल कहलाता है। यदि हम ब्लड की फिल्म को स्टेन करें नॉर्मल प्रक्रिया के द्वारा, जब हम स्टेनिंग करते हैं, तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये कंपैरेटिवली लाल रंग का स्टेन अपने अंदर ज़्यादा रखते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर लाल रंग के नज़र आते हैं, इसलिए इनको इओसिनोफिल्स कहते हैं। एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति में एक निश्चित अनुपात में ही इओसिनोफिल्स होते हैं, जो कि लगभग 4% हमारे ब्लड काउंट्स का होता है, वाइट ब्लड काउंट्स का। यदि इन इओसिनोफिल सेल्स की मात्रा अधिक बढ़ जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं इओसिनोफिलिया। और ये कई प्रकार की एलर्जिक कंडीशंस में होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बहुत तरीके के एलर्जिक एजेंट्स का असर होता है, तो ये आमतौर पर एलर्जिक कंडीशन होती है और इसके लिए विस्तार से जांच करनी पड़ती है कि किस कारण से एलर्जी है, और इसका पता लगाकर कई दवाइयों के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है। सर कल हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, उसमें से एक छोटा प्रश्न पूछना चाहूँगी कि एपिलेप्सी क्या है और क्या कारण होता है एपिलेप्सी का, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? जैसा कि कल के डिस्कशन में हमने देखा था कि हमारे नर्वस सिस्टम में असंख्य न्यूरॉन्स हैं, जिनके अंदर एक प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी और दूसरी प्रॉपर्टी है कंडक्शन। हमारे न्यूरॉन्स एक निश्चित प्रकार से जब अपना कार्य करते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हमारे ब्रेन में कभी कभी कुछ न्यूरॉन्स गलत तरीके से कार्य कर रहे होते हैं, अनियंत्रित तरीके से जब कार्य करते हैं, और उनमें जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एक्सेस में हो या इर्रेगुलर हो तो उसका असर हमारे शरीर के अंगों पर पड़ता है, जिसमें एक असर होता है मिर्गी का दौरा, जिसको एपिलेप्सी कहते हैं। तो एपिलेप्सी एक प्रकार का ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तरीके से कार्य करते हैं और एक फोकस बन जाता है जहां पर वो न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरोलॉजिस्ट जांच के द्वारा पता लगा सकते हैं कि यह किस प्रकार की एपिलेप्सी है, और उसके लिए जो उपयुक्त दवाइयां हैं उसके सेवन से अधिकतर रोगियों को इस प्रॉब्लम्स को नियंत्रित किया जा सकता है। और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं सर? एपिलेप्सी कोई एक प्रकार की बीमारी नहीं है, कई प्रकार के एपिलेप्सी के लक्षण होते हैं, तो डिपेंड होता है कि किस प्रकार की एपिलेप्सी है। जो सामान्य देखा जाता है, जो आम मिर्गी का दौरा है, जिसमें हाथ और पैर में झटके आते हैं, शरीर अकड़ जाता है, दांत भीग जाते हैं और मुंह में झाग आने लगती है, कुछ क्षणों के लिए बेहोशी हो जाती है, और इस अवस्था के दौरान यदि व्यक्ति संभाला न जाए, अगर वो खड़ा है तो वो गिर सकता है, तो गिरने से चोट लग सकती है। जबड़े और गले की मसल्स बहुत देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रहें उस प्रकार के एपिलेप्सी के दौरे में, तो एक एस्फिक्सिया की स्थिति पैदा हो सकती है, सांस रुक सकता है, व्यक्ति नीला पड़ सकता है। और कई बार जब ये एपिलेप्सी का दौरा इस प्रकार का बहुत लंबे समय तक रहे तो उस अवस्था को कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, और इसमें कभी कभी अगर सही और तुरंत उपचार ना हो, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो एपिलेप्सी का जो इफेक्ट है वो चोट लगने के कारण, जबड़ा कस के भींचने के कारण, अगर उसमें जीभ फंस जाए, जीभ कट सकती है, दांत टूट सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, चोट लग सकती है, सांस रुक सकता है, और कई बार व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कई बार एपिलेप्सी के दौरे में देखा गया है कि व्यक्ति का यूरिन भी निकल सकता है या स्टूल भी निकल सकता है। थैंक यू सर। सर एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी कि कई बारी ऐसा देखा जाता है कि कोई भी फिजिकल एब्नॉर्मेलिटी ना होने की होते हुए भी ओरल कैविटी में कुछ लोगों की वॉइस या हाइपर नेजल या हाइपोनेजल हो जाती है, वो क्या कारण हो सकता है सर? नॉर्मल वॉइस के लिए जीभ का ठीक प्रकार से मूवमेंट,
वोकल कॉर्ड्स का ठीक प्रकार से संतुलित तरीके से काम करना और पैलेट का सही ढंग से काम करना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार पैलेट की बनावट में कुछ कमी हो, बहुत हाई आर्च्ड पैलेट हो, या उसमें कोई डिफेक्ट हो, कोई छेद हो, क्लेफ्ट पैलेट जिसको कहते हैं, तो इन प्रकार की कुछ स्थितियों में वॉइस में चेंजेस आ सकते हैं। और इनके बारे में डिटेल में जब स्पीच पैथोलॉजी का टॉपिक जब डिस्कस होगा तो इसके कारण और इसके जांच के बारे में तब विस्तार से चर्चा की जा सकेगी। ओके सर, तो यहाँ पे हम ये सेशन कंक्लूड करते हैं। वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई वुड लाइक टू थैंक सर। सर ने बहुत ही सिंपल तरीके से इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को हमें बताया है इन 3 दिनों में। सर ने हमारे साथ स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में बात की, फिर उन्होंने सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात की, और आज सर ने हमारे साथ बात की है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में और स्पीच ऑर्गन्स के बारे में। सर ने हमें च्यूइंग किस तरह से की जाती है, swallowing किस तरह से की जाती है, ये सब बताया है। आप अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है B22 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। मैं सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ इतना इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए। सर थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। और आप सब से विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार। हम आपको नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे। नमस्कार।